हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेजोनेंस इफेक्ट की। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट कि रेजोनेंस इफेक्ट हमने पढ़ तो लिया बट उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ रेजोनेंस इफेक्ट अपना रोल प्ले करता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के अंदर रेजोनेंस क्या इफेक्ट देता है। सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन, third one is low reactivity of vinyl and the aryl halide, and fourth one be prediction of possible products of a reaction। यहाँ मैं लिख सकती हूँ रिएक्शन के पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में रेजोनेंस इफेक्ट हमें क्या आइडिया देता है। एंड लास्ट वन इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वन बाय वन हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ओके, देख बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में आपको जैसे हेडलाइन से क्लियर हो चुका होगा टाइटल से कि क्या टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर आपको पता है कि बॉन्ड बेसिकली हमने पढ़े थे तीन टाइप के। नंबर वन इज ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड और फिर हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड। इन सब की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है आपकी सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। अब जब हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो हमें इतना जरूर पता लग गया होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में भी एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो? पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, जो क्या है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इसके कहीं बीच में वो लाई करता है। नेक्स्ट वन, एक और हमने बॉन्ड डिस्कस किया था रेजोनेंस पढ़ते टाइम कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में भी एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और वो बॉन्ड होता है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। ये कौन सा है? पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। पार्शियल क्यों बोला? क्योंकि ये तीन कंप्लीट नहीं है, एक आधा है, पार्शियल है। एंड दिस वन इज योर पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, तो अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ जनरल अप्रोक्सीमेट डाटा इसकी होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम और इसकी 1.34 एंगस्ट्रॉम, दिस वन इज 1.38 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेट इतना कुछ चलता है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है आपके सिंगल बॉन्ड की, दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम के कुछ अप्रोक्सीमेट। ये बॉन्ड लेंथ का डाटा है जो बेसिकली हमें मिलता है एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स या बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम बॉन्ड लेंथ बता पाते हैं। अब इसमें रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ काम करता है और क्या इसकी एप्लीकेशन है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। देख, एग्जांपल के लिए बेसिकली मान लो मैंने ये ले लिया CH3F, ठीक है, उसके साथ साथ लिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड CHF, ठीक है। ये क्या है मेरा? मिथाइल फ्लोराइड और ये है इथीन फ्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसकी तो कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे फ्लोरीन के लोन पेयर प्रेजेंट है। अब हमने जब रेजोनेंस पढ़ लिया है तो ये वाला सिस्टम देखो कैसा है, ये ऐसा है ना, लाइक A डबल बॉन्ड B और C पर लोन पेयर है ना। और हमने देखा था ये कैसा सिस्टम है, दिस इज योर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पर रेजोनेंस होगी। और वो रेजोनेंस कैसे होगी? ये जो लॉन पेयर है फ्लोरीन के वो इधर आ जाएंगे और जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड F, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया किसका? इस वाले स्ट्रक्चर का। पर यहाँ तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, चाहे फ्लोरीन के लोन पे कितने ही प्रेजेंट हो। मींस यहाँ पे तो हो रही है नो रेजोनेंस और यहाँ पर हो रही है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ कि अगर मैं इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाऊं, इस वाले स्ट्रक्चर का कंपाउंड का, तो हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CHF, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है
ए की यानी कि सी और एफ बॉन्ड की, या इधर ज्यादा है सी और एफ बॉन्ड, तो आप बोलोगे कि मैम ए की ज्यादा है, ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, बिकॉज यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हुई है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई है। आई थिंक आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके लिए सपोर्ट करो। ठीक है, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब मुझे क्या करना है, मैं नाम दे देती हूँ इसको ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब मुझे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, हर एक एलिमेंट में, हर एक कंपाउंड में आपको ये कार्बन कॉमन मिलेंगे दो, है ना। अब मुझे इनकी बॉन्ड लेंथ देखनी है कि किस कंपाउंड में ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी इसकी। इसको मैं नाम दे देती हूँ, लाइक इसको मैं देती हूँ सी स्टार सी स्टार सी स्टार सी स्टार और सी स्टार। ठीक है, तो मुझे सी और सी स्टार की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है कि किस कंपाउंड में ज्यादा है और किसमें कम। इसको मैंने जो रिंग में प्रेजेंट है उसको तो सी ही रहने दिया, जो एल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट है उसको सी स्टार का नाम दे दिया। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रो विड्रॉ करेगा मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस का कुछ ना कुछ तो फंडा है। तो हर एक स्ट्रक्चर को एग्जामिन करो बहुत ध्यान से। सबसे पहले चलो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बना रखा है, साइक्लोहेक्सेन बनाया है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है बिकॉज हियर इज नॉट एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे ना तो कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, इसका मतलब नो रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी। मींस जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, प्योर सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है प्योर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए जो ई वाला है वो आ जाएगा नंबर 1 कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो उस स्ट्रक्चर को तो कर दो एलिमिनेट। अब चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। अब आओ डी पर। यहाँ पर क्या हुआ डी पर, देखो कि इन सब में तो क्या है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम काफी ज्यादा वाइड है, काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, पर वो रेजोनेंस बहुत कम होगी। इसके एक या दो स्ट्रक्चर ही बनेंगे, आप ड्रॉ करके देखना, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एक या मतलब 2 या 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, बस थोड़ी बहुत रेजोनेंस हो रही है। मींस यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी, बट इन तीनों के कंपैरिजन में इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मींस ये आ जाएगा पोजीशन 2 पर। ओके, अब देखो ए बी सी दो स्ट्रक्चर का एलिमिनेट, उसकी प्रॉब्लम तो हमने करके सोल्व। अब यहाँ देखो ए बी और सी में क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वहां पर रेजोनेंस कुछ ज्यादा ही होगी, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर है ऑक्सीजन के, मतलब ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा।
करेंगे, और यहाँ पर कोई भी लोन पेयर वाला प्रेजेंट नहीं है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मींस इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ रेजोनेंस कम होगी। रेजोनेंस कम का मतलब जो ये कार्बन स्टार और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो इन दोनों से तो कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए पर। ठीक है, क्या आया अपना थर्ड पे आ गया अपना ए। अब देखो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। ठीक है, पैरा पोजीशन है ना ये, और दिस वन इज योर मेटा पोजीशन। ठीक है, ये आपकी मेटा पोजीशन है, ये आपकी पैरा पोजीशन है। अब अगर आपने रेजोनेंस वाला लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छे से सीखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, तो आपको इतना पता जरूर होगा कि जो मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देखना कि रेजोनेंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आप देखोगे कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस सबसे बेस्ट होती है, या मैं यूं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस पैरा पोजीशन पर होती है और मेटा पर नहीं होती। मतलब यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और मेटा पर रेजोनेंस नहीं है मतलब बॉन्ड लेंथ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो मेटा आ जाएगा आपका, मतलब जो बी स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा 4 पर, और एट द एंड आपका सी। तो ये ट्रेंड रहेगा किसका, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर का, कि सबसे ज्यादा है ई की, फिर डी की, फिर ए, फिर बी एंड फिर सी। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसकी वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे चैनल पर, पूरा ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जिसमें। तो अभी के लिए आप बात ध्यान रखो कि रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, किसी भी एटम का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये आ जाता है आपका 4, 3 या 2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजोनेंस होगी आपकी sp3, sp2 और sp। बेसिकली हम कार्बन के केस में यही तीन रेजोनेंस पढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp3, sp2 एंड sp। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर रेजोनेंस कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, तो वो देखो, एक बात ध्यान रखो कि जो भी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे, बिकॉज वो क्या हो जाते हैं, डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। इसीलिए तो हम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते सिर्फ वही वाले लोन पेयर काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, फिर क्लियर हो जाएगा अपन को कि क्या चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल तो लो ये, ठीक है, इसका नाम होता है आपका, चलो एच यहाँ पर लगाओ। ठीक है, तो आप देखो हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लिया मुझे, तो सिग्मा बॉन्ड देखो कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 तो हो गए मेरे पास सिग्मा बॉन्ड, प्लस में ये लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर इस तरह से रेजोनेंस में जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि 0 लोन पेयर है, क्योंकि रेजोनेंस वाले तो हमें काउंट ही नहीं करने। तो ये कितने हो गए, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है ये ये नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन इज योर sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया मैंने। अब मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, तो कैसे देखूंगी, पहले तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो एक, ये कोई भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है इसीलिए मैं इसे काउंट कर रही हूँ। तो टोटल कितने हुए, 3 + 1 4 मतलब योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट ये वाले रेजोनेंस में जा रहे हैं जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, और ये रेजोनेंस में नहीं जा रहे
ठीक है, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ आ रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन में रेजोनेंस कैसे अपना रोल प्ले करता है। एक और एग्जांपल लो आप, इसमें देखो सबसे पहले तो काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अंदर, प्लस में एक लोन पेयर। अब आप कहोगे मैम क्या ये वाले लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के, नाइट्रोजन के, वो रेजोनेंस में क्यों नहीं जा सकते? वो भी तो रेजोनेंस में जा सकते हैं ना, बट ये रेजोनेंस में नहीं काउंट होते क्योंकि ये क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड कैसे है? क्योंकि ये प्लेन में नहीं है, नॉट इन प्लेन, प्लेन में नहीं होने की वजह से ये लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी वजह से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आएगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज लो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल एंड द एराइल, विनाइल एंड द एराइल हैलाइड। ठीक है, लो reactivity of vinyl and aryl halide। लो रिएक्टिविटी कैसे है विनाइल और एराइल हैलाइड? तो इसके लिए एक एग्जांपल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लोरीन के लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस टाइप से। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गए। ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या होगा कि ये क्लोरीन जो यहाँ सिंगल बॉन्ड था ना, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें अपीयर हो जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर होने से क्या हुआ कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का मतलब कि मुझे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। मतलब इससे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को या पार्शियल डबल बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गए, कम रिएक्टिव हो गए। कम रिएक्टिव मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें इस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए। ओके, ये तो कौन सा था, विनाइल हैलाइड। अब ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एराइल हैलाइड का। ठीक है, एराइल हैलाइड में भी हम क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, और एन एग्जांपल, और यहाँ पर हाँ, अब ये वाले जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में जाएंगे। रेजोनेंस में जाने के बाद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप से बनेगी कि क्लोरीन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होने के बाद जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और फिर उसके साथ साथ ही क्या होगा कि दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से। ओके, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था तो हम तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जब तक क्या हो जाए, उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तब तक। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड था यहाँ Cl पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा यहाँ जाएगा और जो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन ने दिए थे वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे। ठीक है, और ये होगा क्या, ऐसे बनता है। तो अब देखो जो ये वाले कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का मतलब कि इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा एनर्जी का मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू योर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम ये। ठीक है, अब यहाँ तो कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है
रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिर्फ प्योर सिंगल बॉन्ड है, जबकि विनाइल और एराइल हैलाइड के केस के अंदर कौन सा बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू योर प्योर सिंगल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। Prediction of reaction product. ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल लो आप, ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीसीज होती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए ये वहां पर अटैक करती हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, बेसिकली योर न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग मतलब जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो, मान लो कोई एक ऐसी रिएक्शन है, आपको पॉजिटिव सेंटर भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, आप जनरली क्या करोगे कि यहाँ इसका अटैक करवा दोगे, ठीक है, और रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बना दोगे आप, ये यहाँ पर अटैक कराया, यहाँ लग गया आपका न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर आ गया डबल, ठीक है। बट क्या सिर्फ यही प्रोडक्ट पॉसिबल है या कुछ और प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकता है। तो देखो, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था तो हमने देखा था कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम मतलब ए डबल बॉन्ड बी और सी पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। ये कौन सा सिस्टम है आपका, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर की भी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, है ना, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा आपका, यहाँ। इज इट क्लियर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, मतलब जो ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज वाला, वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर अटैक करेगा तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस रिएक्शन के जब एक कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी इस टाइप की रिएक्शन में दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब आप ये मत कहना कि मैम प्रोडक्ट तो वही ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू दिस, तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर सिर्फ हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, वहां पर हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी अमाउंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो कम, जिसकी अमाउंट कम है, वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस ये बताता है कि कितने पॉसिबल आइसोमर पॉसिबल हैं या कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं एक रिएक्शन। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लास्ट एप्लीकेशन होगी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या एसिडिटी होगी, ठीक है। तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगी, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऊपर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, है ना। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलेट आयन है, दिस इज योर कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और पाई पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके कंपैरिजन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगी आपके पास ये, ठीक है।
अब मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से है या कौन स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आपने रेजोनेंस इफेक्ट वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल हैं और कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर पहले भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था, अब यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब, और यहाँ देखो सेकंड वाले कार्बोक्सिलेट आयन के केस में यहाँ एक ही नेगेटिव चार्ज था, रेजोनेंस के बाद भी सिर्फ एक ही है, मतलब कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन के केस में है एज कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक इसी वजह से है क्योंकि उसमें से जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकल जाता है तब कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होता है एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज। वो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिडिक है नेचर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी एप्लीकेशन पढ़ ली है रेजोनेंस की, जो जो मुझे कहीं बुक्स वगैरह या गूगल पर मिली थी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के बारे में, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिर लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल और एराइल हैलाइड के बारे में, फिर रिएक्शन प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी, एंड आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप यहाँ पर मेरी आपको सब समझ आ गया होगा एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मेरी तरफ से रेजोनेंस होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।